हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा क्लास है क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग लगातार पूछ दिए जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। वे सारे 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आज लास्ट तक ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए आज बिना बातचीत के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाओ एग्ज़ाम तक, फिर देखना कैसे धमाल मचाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देख ही सकते हो आप सभी कि पहला क्वेश्चन में है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, और एक क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, जो कि एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले देखते हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के पूछा गया है, यानी युग पूछा गया है तो ये हमारे होते हैं कौन सा, भारतेंदु युग। अगर पूछ दिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं तो वो होता है आधुनिक काल के। कौन से, आधुनिक काल के होते हैं। काल पूछा जाए तो आधुनिक हो जाएगा, और युग पूछा तो भारतेंदु युग सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बालकृष्ण भट्ट वे जिनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके चलिए आगे चलते हैं। और इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए दूसरे नंबर की ओर बढ़ते। दूसरा नंबर सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देख सकते हो भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आज तो क्लास को मिस मत करना यार, बोल रहा हूँ। जूठन, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जूठन रोज तिरिच उसने कहा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी, फटाफट से लगाइए क्या होगा इसका सही जवाब। जूठन रोज तिरिच उसने कहा था। अरे भाई कब तक पढ़े, कितना पढ़े हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, यह लेखक है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और इनके एक है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सारे इन्हीं की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये भी ध्यान में रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी और है उसने कहा था, जैसे बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये सारे इन्हीं की रचना है। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। प्रगीत और समाज हो जाएगा, या फिर बातचीत हो जाएगा, या संपूर्ण क्रांति, या तिरिच होगा। क्या होगा लगाएंगे आप सभी चैट सेक्शन में। जानते हो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 गुना रहेंगे, यानी आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है, समझे। तो अब तो सोच लो कि एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि छूट जाएगा। 100 क्वेश्चंस दिया गया है भाई, 50 ही बनाने हैं उसमें से। तो इसमें देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का जो नाम है वह है संपूर्ण क्रांति। कौन सा, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, पता है ना आप सभी को। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी का भी नाम था हर्षु दयाल। क्या, हर्षु दयाल पिताजी का नाम था। चलिए आगे, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द में ये होता है, जैसे बीच में स्पेस दिया गया है, छोटा सा ऐसे दिया गया है, तो वो हमारा हमेशा द्वंद्व समास होता है। क्या, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास हमारा हो जाता है। तो लगाइए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, लिडवेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। बताएंगे आप सभी, लिडवेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। अरे भाई ये वही हैं जिनकी 10 वर्ष की अवस्था में ही, मतलब ये हो जाएगा विश्व शिक्षक। और
ये लिया गया है जय कृष्ण मूर्ति की कहानी से, जानते हो शिक्षा कहानी है हिंदी में, तो वो शिक्षा से लिया गया है। और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति के 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई, यानी मृत्यु हो गई थी इनकी माताजी का। इनकी माताजी का नाम जो है संजीवम्मा था, क्या संजीवम्मा, और पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछ दिया जाए कि जय कृष्ण मूर्ति के माताजी का क्या नाम था, तो क्या लगाओगे संजीवम्मा, और पिताजी का पूछ दिया तो नारायणा जिद्दू लगा दीजिएगा। जय कृष्ण मूर्ति बोले तो जैसे जय कृष्ण मूर्ति का फुल फॉर्म हो गया जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्या जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ध्यान में रखिएगा, लिडवेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति थे विश्व शिक्षक। ये लिडवेटर जो थे इसको इसमें विश्व शिक्षक देखते थे, किसमें, जय कृष्ण मूर्ति में। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे। अब सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, सपरिवार, ये उपसर्ग क्या होता है भाई, जो शब्द के, देखिए उपसर्ग है शब्द के पहले लगता है, और एक होता है प्रत्यय जो शब्द के बाद में, जैसे सपरिवार, इसमें एक शब्द है परिवार के पहले स लगा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, स लगा दो ना, ऑप्शन ए में है, लगाइए। चलिए अधपका, फिर दूसरा उपसर्ग है अधपका, शब्द में पका में अध लगा हुआ है, अध लगा दीजिए ना, ऑप्शन ए में सही हो जाएगा ना, लगाओ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बने रहिए हमारे साथ, 50 क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बरवै रामायण किसकी रचना है, बरवै रामायण किसकी रचना है, नंददास की, सूरदास की, तुलसीदास की, या फिर कबीरदास की। लगाएंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब, लगाइए फटाफट से। बरवै रामायण किसकी रचना है, भाई साहब रामायण यानी तुलसीदास जी किधर गए, तुलसीदास की रचना है बरवै रामायण। रामायण से तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो रामायण से पता चलता है तुलसीदास। ओके, ध्यान में रखना है इसको भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगले प्रश्न की ओर। बीजक के रचयिता कौन है, इसमें भाई आप सब फंसने वाले हो, क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे आप सभी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी, क्या होगा। बीजक के रचयिता है वो हमारे आते हैं कबीरदास जी, कौन से, कबीरदास जी बीजक के रचयिता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल है, ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, वो ओ सदानीरा ये आता है निबंध, क्या निबंध आता है, इसमें यात्रा वृत्तांत भी रह सकता है, लेकिन अभी निबंध दिया गया है, निबंध ही लगाएंगे क्योंकि यात्रा वृत्तांत इसमें दिया गया ऑप्शन में नहीं है। तो 10 का ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, लगा लेंगे आप सभी। नोट्स भी अगर बना सको तो बना लो, नहीं तो हिंदी की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में ही ध्यान से पढ़ो, एकदम नज़र सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। जानते हो भाई, अगर फ़ोन लिए हो तो सिर्फ पढ़ाई पे क्यों अपने माँ बाप को दिखा रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फ़ोन से, तो कुछ मन लगा के पढ़ो फुल एनर्जी के साथ। वो सदानीरा ये तो निबंध हो जाएगा। चलिए आगे, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है, सिपाही की माँ, मोहन राकेश जी, लगा लीजिए मोहन राकेश, ऑप्शन ए। चलिए आगे, शिक्षा शीर्षक निबंध, अभी मैंने बोला शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे आते हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्या जिद्दू कृष्ण मूर्ति आते हैं शिक्षा शास्त्र के, ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जय कृष्ण मूर्ति आते हैं इसके। ओके, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, राष्ट्रकवि दिनकर, लगा देंगे, कहाँ है रामधारी सिंह दिनकर, लो जी, राष्ट्र मतलब रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर को किस रूप में जाना जाता है ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए राष्ट्र कवि के रूप में। ओके, चलिए आगे, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, लो जी पूछ ही दिया गया जय कृष्ण मूर्ति का, अभी मैंने पिछले
क्वेश्चन में बताया कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, देख सकते हो ऑप्शन बी में है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, सॉरी हिंदी की क्लास में इंग्लिश नहीं बोलने का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर वात्सल्य रस? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वीर रस, वीर रस हो जाएगा। भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा गया है? बताएंगे आप सभी कि कवियों का कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह, निराला प्रसाद पंत, किसको कहा गया है? बताएंगे। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? बताएंगे आप सभी। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता वो है उषा। कौन सा? उषा। उषा हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, लगा लेंगे आप सभी। चलिए, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। कौन सा? हरदेव सहाय। ऑप्शन ए में दिया गया है हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, कवि रघुवीर सहाय के पिताजी हरदेव सहाय एक शिक्षक भी थे, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे। शिव का उपासक क्या कहलाता है? भगवान शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्या? शैव। शैव होता है, सॉरी यहाँ शैल लिखा गया है, शैव लिख लीजिएगा, शैव होगा, शैव। ओके, भगवान शिव का उपासक शैव कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण क्या होगा? गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ग्रामीण। क्या? ग्रामीण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, 20 का सी हो जाएगा। ईमानदार शब्द का विलोम बता दो आप सभी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ईमानदार का उल्टा शब्द क्या होगा? बताओ। विलोम मतलब उल्टा। बेईमान। बेईमान। ओके, बेईमान हो जाएगा इसका सही जवाब, बेईमान। चलिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका और किसका कल्पित रूप है? ये या राधा कृष्ण का, शंकर पार्वती का, राम और सीता का, या फिर गणेश और लक्ष्मी का? बताएंगे आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका होने वाला है शंकर और पार्वती, यानी शंकर जी और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। शंकर पार्वती का कल्पित रूप होने वाला है। तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? ओके, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? बताएंगे आप सभी, फटाफट से बताएंगे। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली? क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे आप सभी। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था जो था रत्नावली। कौन सा? रत्नावली सही आंसर हो जाएगा, रत्नावली। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार, देखो भाई, पुरस्कार जब किसी को पुरस्कार देते उसका उल्टा बोला जा रहा है, तो उल्टा में पुरस्कार का उल्टा हो जाता है दंड। क्या? दंड हो जाता है। ऑप्शन ए में सही हो जाएगा, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। ओके, ज्ञानपीठ से संबंधित, ये तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है कौन? ये हैं हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी। कौन? राष्ट्र कवि दिनकर जी। उर्वशी, उर्वशी हो जाएगा इसका सही जवाब, ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी। और एक आता है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पर इसको सम्मान मिला था, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उस पर दिया गया था, और ज्ञानपीठ उर्वशी पे दिया गया था। और उर्वशी की प्रकाशित कब हुआ था? तो 1961 हो जाएगा। और एक आता है संस्कृति के 4 अध्याय, वो आया था 1956 ईस्वी में। कौन सा? ये भी ध्यान में रखिएगा, 1956 में आया था, और ये आया था 1961 में। उर्वशी 1961 और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित किया गया था। ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्वशी था। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। देखो सेम है, सूरसागर सूरदास। ओके, ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ओके, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मीय, हाँ आत्मीय होगा, इसका आत्मीय हो जाएगा। आत्मा का विशेषण आत्मीय। ओके, आत्मीय दिया गया है, आत्मीय ऑप्शन बी में लगा लो। आत्मीय ए में दिया गया, सॉरी ए में दिया गया है। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण मैंने अभी बताया कि भूषण जी कौन से? रीति काल के कवि हैं। कौन से? रीति काल। भूषण जी रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन ए लगा लो आप सभी, करेक्ट हो जाएगा, 100% यही सही होगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? बताइए आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब? उसने कहा था कहानी, लाना सिंह होगा, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लाना सिंह, ऑप्शन ए लाना सिंह हो जाएगा। चलिए आगे, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? बताएंगे आप सभी कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? फटाफट से लगाएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया है, लखनऊ इसका सही हो जाएगा। अगर पूछ दिया उत्तर प्रदेश भी अगर दिया रह सकता है, लगा दीजिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे, मालती के पति का नाम क्या था? ये तो कहानी रोज कहानी से आता है, जिनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए, मालती का पति का नाम था, ऑप्शन सी लगा दो ना, महेश्वर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। रोज कहानी, लो जी पूछ ही देता है नीचे, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार अभी मैंने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय। लो अज्ञेय दिया गया, ऑप्शन ए लगा लो आप सभी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ। 50 क्वेश्चंस को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? मैंने बताया था मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि आते हैं हमारे भक्ति काल के। कौन से? भक्ति काल के। और एक भूषण जी जो हैं वो रीति काल में आते हैं, और जितने भी नीचे में है सब आते हैं आधुनिक काल में। तो ये दास वाले भक्ति काल के, ओके, दास वाले भक्ति काल में आते हैं, लगा दीजिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल। और अगर युग पूछा तो भारतेंदु युग हो जाएगा, लेकिन काल पूछा आधुनिक काल, लगा लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, यानी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1915 ईस्वी में। कौन सा? 1915 में। 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित किया गया था, और इनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, चलिए आगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये बताएंगे आप सभी, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी लगाओ आप सभी, जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? एक बताएंगे आप सभी, जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से याद करते हैं? याद है? मैंने अभी पीछे बताया। ये आप सभी के लिए HW है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक। क्या? लोकनायक के नाम से याद करते हैं जयप्रकाश नारायण को, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी मालती, अभी तो मैंने बताया मालती, ऑप्शन ए। चलिए आगे, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ये देखो, बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट की है, ओ सदानीरा ये जगदीश चंद्र माथुर की है। तिरीच कहानी उदय प्रकाश की है, ये
कहानी है उदय प्रकाश की, और हंसते हुए मेरा अकेलापन ये तो मलयज की रचना है। तो जगदीश चंद्र माथुर की ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ध्यान में रखना है, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। क्या? आत्मकथा है। ओके, दलित आत्मकथा है। आत्मकथा दिया गया है, मार लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है। क्या? यह एक डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और यह लेखक मलयज के द्वारा यह कहानी दी गई है। ओके, यह एक डायरी है, सॉरी, यह डायरी मलयज के द्वारा दी गई है। इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं 3 स्टार भी लगा दूं तो इसके लिए कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। ये मैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए गेस करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लगाएंगे आप सभी और इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि है? संस्कृत के, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, क्या होगा? ब्रजभाषा, ऑप्शन बी ब्रजभाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा, बी फॉर ब्रजभाषा। चलो आगे। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास, अरे भाई किनके भक्त थे? राम जी के, प्रभु श्री राम के, तो राम बोला। देखो तुलसीदास के सारे राम से ही मिलते जुलते हैं, तो राम बोला। ओके, राम बोला इसका करेक्ट आंसर है, राम बोला। तुलसीदास के बचपन का यह नाम था। चलिए आगे। नाभादास के दीक्षा गुरु, नाभादास के दीक्षा गुरु के नाम बताइए आप सभी, क्या होगा? नरहरि दास होगा, या फिर स्वामी अग्रदास होगा, या वल्लभाचार्य होगा, या फिर रामानुजाचार्य होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में फास्टली। स्वामी अग्रदास होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगा लीजिए आप सभी, कितना याद था कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, कितना सही हुआ आज। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? क्या होगा इसका सही जवाब? भूषण जी को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह। कहाँ है राजा रुद्र शाह? नीचे होगा, देखते हैं। राजा रुद्र शाह ऑप्शन सी में है, राजा रुद्र शाह, ऑप्शन सी लगा लीजिए, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ओके, पुत्र वियोग किसकी रचना है? लगाइए आप सभी, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग, पुत्र के वियोग में एक लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, ये पुत्र वियोग दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन ए लगा लीजिए ना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुराग का विलोम, अनुराग मतलब अनुराग का विलोम उल्टा पूछा जा रहा है, ये तो विराग हो जाएगा। कौन सा? विराग लगा लीजिए, ऑप्शन बी। ये तो उतना इसमें क्या वर्णन करना। आसमान टूटना, आसमान, किसी के ऊपर कष्ट आ जाता है अचानक से ही, अचानक मुसीबत आना नहीं बोलते हैं, ये तो हम लोग गांव के बोलचाल भाषा में भी यूज करते हैं। आसमान टूट गया अचानक से उस पर, तो उस पर मतलब किसी पर अचानक से मुसीबत आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट है, लगा लीजिए, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। ओ सॉरी, हम लोग तो 50 नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच भी गए, और कब पहुंचे पता भी नहीं चला। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखे होगे तो बोर्ड परीक्षा में आपका ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपका छोड़ दोगे, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। फिर अगले क्लास में मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, इसीलिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक ऐसे ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या बाय।